हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। काफी दिन हो गए, कोई भूल तो नहीं है? ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, आज आखिरी लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो फटाक से इसको खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये डिसऑर्डर बच गए थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये दोनों में पढ़ने। पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, पहला मेंडेलियन और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो डिसऑर्डर होता है इसको अगर हमें डिटरमाइन करना होगा तो हम किसी सिंगल जीन या अल्टरनेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अल्टरनेशन और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। सिंगल जीन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें क्रोमोसोमल, तो ये किसकी वजह से होता है? ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम की वजह से होता है। ठीक है, अब वो क्रोमोसोम एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एबनॉर्मल क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की, जैसे आपका हो गया सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और ये हीमोफीलिया। ठीक है, फेनिलकेटोन्यूरिया, ये सब क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। लेकिन अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और जितने भी सिंड्रोम्स आते हैं, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब जो सिंड्रोम्स हमें आप पटाओ सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम जो है वो सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर। हाँ, तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि आपका पटाओ सिंड्रोम और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब जो सिंड्रोम्स होते हैं ये क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको रीड करना पड़ेगा। आइए रीड करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ठीक है, वही चीज है जो मैंने बताया, सिंगल जीन से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो डिजीज होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब वही प्रोजेनी, पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वही ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडी इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या स्टडी में किसमें करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। ये सब जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसका हम लोग डिटर्मिनेशन कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया। ये सब क्या है? हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है। नीचे देख लेते हैं। It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant or recessive. कुछ dominant भी होते हैं, कुछ recessive भी होते हैं। By pedigree analysis, हमारे जो NCERT में है वो dominant वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है, recessive वाला पढ़ना है। One can easily understand whether the trait, ठीक है, trait क्या होता है? Alternative form of कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म पे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। इन क्वेश्चन इज
डोमिनेंट और रिसेसिव। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। ये जो ट्रेट्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम से क्या हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। एज इन द केस ऑफ फीमेल टू मेल प्रोजेनी, फीमेल टू मेल प्रोजेनी हो सकता है। आगे देखते हैं, एक सेकंड, कोई लाइन छूट गई है। In the case of hemophilia, it is evident that the X-linked recessive trait show transmit from carrier। ठीक है, इसके कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ठीक है, इस कैरियर मतलब क्या होता है, जो जैसे अगर बात करें कैरियर का मतलब होता है जो जिसमें डिसऑर्डर ना हो लेकिन उसका जीन प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं कैरियर। ठीक है, जैसे अगर ये फीमेल है, इस पे हीमोफीलिया का जीन है प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसी अफेक्टेड नहीं कहेंगे, ये क्या है, बस कैरियर है। अगर हम दोनों पे ये ला दें जीन, तब ये क्या है, ये अफेक्टेड है। आगे देखते हैं, पहला डिजीज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में अगर बात करें तो जो हीमोफीलिया होता है इसे हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, इसे रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले रॉयल फैमिली में जो क्वीन विक्टोरिया थी उनमें देखा गया था। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व इन क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी उनमें सबसे पहले ये देखा गया था, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे रॉयल डिजीज। अब हीमोफीलिया में होता क्या है, मैं पहले बता देता हूँ, बाकी सब तो यहाँ लिखा हुआ है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, हमारे बॉडी में 13, ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से अगर एक भी एब्सेंट होगा तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, जमेगा नहीं, ब्लड रुकेगा नहीं, अगर कहीं कट लग जाता है तो ब्लड रुकता नहीं। ठीक है, तो इस डिजीज में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, मैं बताऊंगा इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। अगर हमें हल्का सा भी कट लग जाए, मतलब जिसमें ये डिजीज है हीमोफीलिया, तो अगर उसे हल्का सा कट भी लग जाता है तो उसमें ब्लड रुकता नहीं है जल्दी, मतलब क्लॉट नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड रुकता नहीं है। और ब्लड रुकेगा नहीं तो ब्लड का एक्सेस जब लॉस होगा तब क्या होगा, जो भी पर्सन होगा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड का लॉस होगा, ऑलरेडी डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, which shows is transmit from unaffected carrier female to some of male progeny। unaffected female carrier से मेल प्रोजेनी में ये क्या कर सकता है, डिजीज में भी जा सकता है। वायरली स्टडी इन द डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट पार्ट, ये फलाना ढिमना सब लिखा हुआ है। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि हीमोफीलिया जो डिजीज होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, और कहीं कट लग भी जाता है तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये सबसे पहले विक्टोरिया ये क्वीन है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसमें देखा गया था। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा टाइप देख लेंगे, कितने टाइप के होते हैं। जो हीमोफीलिया होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, ये ना ओहो, ठीक है, हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, जो हीमोफीलिया ए है,
हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर ए है, एक सेकेंड, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर जो ए होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लॉटिंग फैक्टर नाइन जो होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछने वाला है, बस इतना याद रखिए कि हीमोफीलिया क्या होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगली डिजीज की तरफ। वो डिजीज कौन सा है, आइए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। सेकंड है सिकल सेल एनीमिया। अब एनीमिया वर्ड आ गया, इसका मतलब सीधा इसका रिलेशन कहाँ से है, ब्लड से। ठीक है, इसका रिलेशन ब्लड से। सिकल मतलब पता है सबको क्या होता है, सिकल इस तरीके का गांव में देखा होगा। ठीक है, जैसे मतलब फसल काटते हैं लोग, क्रॉप। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, इसमें आरबीसी का शेप इसी तरह का हो जाता है, सिकल शेप। ठीक है, सिकल शेप। तो अगर हम देखें इस डिजीज में होता क्या है, पहले वो बताया था, फिर ये लिखा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करें तो इसमें जो आरबीसी होता है उसका शेप सिकल से सिकल शेप का हो जाता है। क्यों होता है वो बताते हैं। जो बीटा चैन होता है, ठीक है, बीटा चैन में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, लेकिन जो 6th वाला पोजीशन है, अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन एब नॉर्मल कंडीशन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ठीक है, वैलिन, जिसकी वजह से बीटा चैन क्या होता है, अब बीटा चैन एबनॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ लिख देते एब नॉर्मल बीटा चैन। ठीक है, अब इसके वजह से ड्यू टू विच जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पोलराइज्ड हो जाते हैं, आपस में चिपकने लगते हैं। पोलराइज्ड, और इसकी वजह से जो आरबीसी है उसका शेप वो कैसा होता है, चेंज हो जाता है, सिकल शेप। अब जब सिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, गेन कर सकता है, अब ऑब्जर्व कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उतना वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन आती है इसकी वजह से, हाइपोक्सिया। ठीक है, इसका मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां लिख देता हूं, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है।
इस कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक, तो इसमें कुल मिला जुला के ये जो बीटा चैन है उसके एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये सारा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आइए पीछे देखते हैं क्या लिखा है पूरा। दिस इज ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट। और एक चीज और, ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, क्वालिटी को चेंज कर दिया। पहले इसकी जो क्वालिटी थी ये थी, ये नॉर्मल क्वालिटी थी, बाद में इसने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया, मतलब इसकी क्वालिटी क्या हुई, चेंज हो गई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है, बाकी ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला डिजीज है वो है फेनिलकीटोनुरिया। ठीक है, फेनिलकीटोनुरिया। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। फेनिलकीटोनुरिया अगर हम बात करें, नाम में ही इसका आंसर हमें दिखाई दे रहा है, यूरिया। ठीक है, फेनाइल। अगर हम बात करें, जो फेनिल एक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, यहां हो नहीं पाएगा, यहां देखते हैं। ये फेनिलकीटोनुरिया, इसमें मेन दिक्कत ये हो जाती है कि एक एंजाइम एब्सेंट होता है। उस एंजाइम का नाम मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो जो फेनिल, ये फेनिल एलानिन, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, डाइट। ठीक है, डाइट। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का होता है, CH2 COOH और NH2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, इसको चेंज करता है टायरोसिन में। कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम यहां लिख लीजिए, फेनिल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है, ये फेनिल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ओह सॉरी, एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ये भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, फेनिल एलानिन। अब जो टायरोसिन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है, NH2। ठीक है, सेम वही चीज रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें यहाँ पर OH लग जाएगा। ठीक है, ये होगा टायरोसिन। और जो टायरोसिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डोपामिन के लिए, मेलानिन के लिए, T3 T4 हार्मोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम लोग, ये होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर T3 एंड T4 एड्रेनालिन, डोपामिन और मिलेनिन। ठीक है, जो मिलेनिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्किन की कलर, हेयर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी कलर के लिए मिलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो होता है, अब बार बार वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार, ये एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है,
जिसकी वजह से ये क्या होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब ज़्यादा देर तक वो डायरेक्ट मतलब कि एमिनो एसिड इस फॉर्म में तो होगा नहीं, इसमें क्या होता है कुछ देर बाद NH2 रिमूव होता है। ठीक, अब NH2 रिमूव होता है तो वो क्या बनता है, फेनिल एलानिन पायरुवेट। ठीक है, फेनिल एलानिन पायरुवेट। ठीक है, अब ये बन जाता है। और ये जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होता है। ठीक है, इसका री एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होता है, मतलब बहुत ही कम होता है इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पुअर एब्जॉर्प्शन। ये पुअर री एब्जॉर्प्शन, जिसके वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और ब्लड के थ्रू फ्लो होता रहता है और हमारे ब्रेन तक, ब्रेन में इसका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो हमारे बॉडी में फ्लो तो करेगा ही नहीं पूरे बॉडी में, और ये जाकर हमारे ब्रेन में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट इन ब्रेन, और साथ ही यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट भी होता है। ठीक है, यूरिन में भी आता है। ठीक है, अब ब्रेन पहुंच गया, ब्रेन में जा मतलब चला गया, तो जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है और बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। ठीक है, तो फेनिलकेटोनुरिया में यही है। ठीक है, फेनिलकेटोनुरिया यूरिन में भी आ रहा है और ब्रेन में भी डिपॉजिट हो जा रहा है। किसकी वजह से, फेनिल एलानिन पायरुवेट की वजह से, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है किडनी के थ्रू। ठीक है, इसलिए वो फ्लो करते रहता है, और फ्लो कर रहा है तो ब्लड तो पूरे बॉडी में जा ही रहा है, ब्लड में भी अरे ब्रेन में भी आएगा, और ब्रेन में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है ये। ठीक है, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी होने लगता है। ठीक है, हाथ वाथ का मतलब कि कलर भी चेंज हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से मिलेनिन भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मिलेनिन भी कम बन रहा है, शायद नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत कम या नहीं होंगी, क्योंकि टायरोसिन नहीं बन रहा है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी चीजों के लिए। ठीक, अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और बचे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें हमें कौन कौन सा पढ़ना है ये देख लेते हैं। एक सेकंड, कुछ इसमें टॉपिक है जो पढ़ना जरूरी है। पहला इसमें है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ये जनरली प्लांट में होता है। ठीक है, ये जनरली होता है प्लांट में ये होता है। ठीक है, जनरली क्या प्लांट में ही होता है। और कब होता है, जब कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इस कंडीशन में जो होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका सेट क्या होता है, डिवाइड ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसकी प्लॉइडी बढ़ती रहती है। अब प्लॉइडी बढ़ रही है, हम इसे क्या कहेंगे, प्लॉइडी। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड है तो ट्रिप्लॉइड। अब उसकी प्लॉइडी बढ़ती जा रही है तो उसको लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें साइटोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें नॉर्मली, इसका ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना, तो इसकी जो प्लॉइडी है होती है, बढ़ती रहती है। इसी कंडीशन में हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, और ये प्लांट में होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस पता है क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियन वर्ड हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, लेकिन इसका जो साइटोकाइनेसिस है वो आगे नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी प्लॉइडी बढ़ती रहती है, हाफ नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप लोग जानिए, और ये प्लांट में होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। हमें पढ़ना है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे सिंड्रोम क्या होता है। क्या होता है सिंड्रोम, क्योंकि नाम डिजीज भी तो रख सकते थे। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तब हम उसे कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स
सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंड्रोम। देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी इस डिस्कवरी हुई थी 1866 में, किसने की थी, लैंगडन डाउन, उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया है डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन। आई होप यहाँ दिखाई दे रहा हो सबको, ठीक है, लैंगडन डाउन कब, 1866 में, ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे बता दिया। अब इसमें होता क्या है, जो 21 क्रोमोसोम होता है, हम लोग टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो 21 वाला होता है 21 पोजीशन पे ट्राइसोमी हो जाता है, ठीक है, 21 पोजीशन पे ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम और है, ठीक है, अब इसमें एक क्रोमोसोम और जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। अगर इसमें से, अब ये दो थे, इसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, तब इसे हम कहते हैं मोनोसोमी, ठीक है। अगर एक कम हो जाए तो मोनोसोमी, एक बढ़ जाए तो ट्राइसोमी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी, वो भी किस पोजीशन पे, 21 पोजीशन पे, जिसकी वजह से, ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है, ट्राइसोमी 21 पोजीशन, लैंगडन डाउन 1966 डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब, ठीक है। अब इसमें अगर जिसमें भी ये डाउन सिंड्रोम है, जिस पर्सन में है, उसको वो उसका क्या होगा, जो पहली बात है उसका जो हेड होगा बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है, उसके टंग में जो फरो होंगे, जो ये टंग है, ये बीच में फरो होता है, बहुत ज्यादा डीपेस्ट होगा, ठीक है, गहरा होगा। और उसके जो पाम होंगे, काफी पाम के जो स्किन होता है, उसका स्किन क्या होगा, काफी थिक होगा, स्किन थिक होगा, अब चाहे हाथ का हो या टोइस का हो, ठीक है। और फिंगर्स छोटे छोटे होंगे, जो हाथ में हम लोग कई सारे क्रीजेस दिख रही है, लाइनें दिख रही है, उसमें एक या दो होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। और ऐसे जो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन, तो उनका जो आईक्यू होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, आईक्यू बहुत कम होता है। और क्या होता है, फिजिकली उनका जनरली ओपन माउथ जो होता है ओपन होता है। और ये जो सिंड्रोम होता है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। और डाउन सिंड्रोम जिसमें है वो पर्सन कैसा होता है, स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब प्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग, वही, ठीक है, पार्शियली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड एंड कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस, ठीक है, वही जो मैंने बताया हाथ में लाइनिंग, ठीक है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब बहुत कम। अब सेकंड आता है क्लाइनफेल्टर। आई होप इसमें सबको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, बस इतना याद कर लिए कि किस पोजीशन पे ट्राइसोमी होता है, मोनोसोमी होता है, और ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा। और इसमें, हाँ, इसमें क्या चीजें होती हैं, पहली बात ये मेल और फीमेल में दोनों हो सकता है, और ऐसे पर्सन स्टेराइल होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। आइए सेकंड देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, अगर ये बात करूं तो ये जो होता है वो होता है मेल में, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये मेल में होता है, ओनली मेल, फीमेल में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो अगर हम बात करें 22 हमारे में क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। एक होता है हमारा, एक जो होता है वो होता है एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब मेल में होता है, मेल में होता है तो मेल का जो क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई होता है, 23 वाला एक्स और वाई। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाली कंडीशन जब आ जाती है तो इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आती है इसमें, एक्स और वाई, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब इसमें भी ट्राइसोमी होती है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी क्या हो रहा है, ट्राइसोमी हो रहा है। अब इसमें ट्राइसोम, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर पूरे होते हैं। अब इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है, तब ये जो मेल है उसमें भी फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होंगे, लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा,
और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, गायनेकोमेस्टिया ये कंडीशन आने लगती है। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी, एडिशनल मतलब ऐड हो रहा है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47, ठीक है, अब एक जुड़ गया है तो उसमें क्या 47, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवर मस्कुलाइन, ठीक है, इसको मिटा दें, ये कहां से आ गया, masculine development, however the feminine का मतलब होता है फीमेल के कैरेक्टर जो डेवलप, फीमेल के कैरेक्टर को फेमिनाइन कहते हैं, तो फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं उसमें। अब कौन से फीमेल कैरेक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमेस्टिया, उसे हम लोग गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ऑल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, और ऐसे मेल भी क्या होते हैं स्टेराइल, ठीक है, वैसे स्टेराइल तो सभी होंगे, चाहे वो टर्नर हो, क्लाइनफेल्टर या डाउन सिंड्रोम, सब कैसे होंगे स्टेराइल होंगे, ठीक है। और ये जिसमें भी ये डिजीज होता है, मतलब ये सिंड्रोम होते हैं, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, उनका लाइफ टाइम कम, लाइफ स्पैन कम रहता है। तो इसमें ये होता है क्लाइनफेल्टर, याद रहे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो होता है फीमेल में होता है, ये जो होता है मेल, सॉरी फीमेल और मेल, ये दोनों में होता है, और ये ओनली फीमेल में होता है, ठीक है, मैंने साइन बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा, मेल फीमेल, फीमेल, सॉरी ये मेल में होता है, ये जो होता है मेल में होता है, ठीक है, मेल फीमेल, मेल और फीमेल। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है, जनरली देखें तो 22 पेयर क्या होता है ऑटोसोम, और एक होता है ये एक्स और एक्स, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या होता है, एक्स प्लस जीरो, वो ओ नहीं है, वो जीरो है, एक्स जीरो होता है, ठीक है, एक्स जीरो, इसका मतलब एक एक्स क्रोमोसोम इसमें क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, ठीक है। अब एब्सेंट हो रहा है इसमें क्या होगा, फीमेल जो अब पूरे जो जितने भी कैरेक्टर होते हैं फीमेल के, पूरे कैरेक्टर इसमें डेवलप नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें जो ओवरी होती है वो रूडिमेंट्री ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब होता है नॉन फंक्शनल ओवरी, मतलब ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ओवम का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो वो फीमेल क्या होगी, स्टेराइल होगी, और उसका वेल डेवलप जेनेटल ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया है, जिसकी वजह से कंप्लीट, इसको कंप्लीट फीमेल नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जा रहा है, इसमें 45 हो जाता है, ठीक है, सच फीमेल आर स्टेराइल, वही मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, एज ओवरी आर रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब ये होता है कि नॉन फंक्शनल ओवरी, बिसाइड्स अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, बस इतना ही है। तो आई थिंक ये सबको सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक चैप्टर खत्म भी हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और नए चैप्टर के साथ, तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।